नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी संपत्ति को खरीदने की बात आती है तो एक आम नागरिक अक्सर सेल डीड का सहारा लेता है। वो जाकर एक रजिस्टर्ड बैनामा तैयार कराता है, जिसके बाद वो खुद को संपत्ति का एक लीगल मालिक बना लेता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि जब रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं बनवाई जाती बल्कि नोटरी के कागज, कच्चे कागजों से संपत्ति खरीदी जाती है, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, क्योंकि उससे संबंधित मैं पहले ही वीडियो ला चुका हूं कि जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इनका इस्तेमाल करके संपत्ति का मालिकाना हक पैसे पर आज हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड सेल डीड के बारे में। क्या आपको पता है, अगर आपने रजिस्टर्ड सेल डीड से संपत्ति खरीदी है, इसके बावजूद भी आपको संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा। अब आप लोग यहां पर सुनकर परेशान हो जाते हैं कि सर गिफ्ट डीड से मालिक नहीं है, विल वसीयत से मालिक नहीं है, नोटरी के कागज से मालिक नहीं है, अब आप बोल रहे हैं कि सेल डीड से भी मालिक नहीं है। तो एक आम नागरिक करे तो करे क्या, ये तो केवल हमें पागल बनाया जा रहा है। जी नहीं दोस्तों, हम यहां पर आप लोगों की जागरूकता के लिए वीडियो लाते हैं ताकि आपको पता चलता चले कि कहां पर कैसी कैसी किस किस प्रकार की धोखाधड़ी आजकल की जा रही है, और आप खुद को संपत्ति खरीदते समय इन चीजों से यहां पर जागरूक कर सके। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी संपत्ति खरीद चुके हैं तो भी आपको यह वीडियो देखनी बेहद ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 अप्रैल साल 2024 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लाया हूं। और 2024 में ऐसी लगातार 2 जजमेंट आई हैं जहां पर रजिस्टर्ड सेल डीड होने के बावजूद भी व्यक्ति को संपत्ति का मालिक मानने से मना कर दिया। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना अनिवार्य है कि सेल डीड आखिरकार होती क्या है, क्योंकि अक्सर लोग एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड इनके बीच का फर्क जानते ही नहीं है। देखिए, जब कभी भी संपत्ति को खरीदने की बात होती है तो आपने ध्यान दिया होगा, शुरू में कुछ एडवांस अमाउंट दिया जाता है। कई लोग शुरू में ही एडवांस अमाउंट के साथ संपत्ति का कब्जा दे देते हैं और कुछ समय बाद रजिस्ट्री करवाने की बात की जाती है। जो ये टर्म्स कंडीशन होते हैं कि कब पैसा दिया जाएगा, एडवांस कितना दिया, कब्जा आप किस दिन ले सकते हो, ये जितने भी टर्म्स कंडीशन होते हैं, जिस किसी भी दस्तावेज के अंदर ये लिखे जाते हैं, उसको बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। और अगर दूसरी ओर बात करें सेल डीड की, तो ये वो प्रॉपर कागज होता है जो अगर आप खुद को संपत्ति का एक लीगल मालिक बनाना चाहे तो ये सेल डीड आपको तैयार करनी होगी, जो एग्रीमेंट टू सेल के तैयार होने के बाद बनाई जाती है। जिस दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है उसी दिन इस सेल डीड को रजिस्टर्ड कराया जाता है, दोनों पार्टियों के साइन और फोटोग्राफ होती है और 2 गवाहों के वहां पर साइन लिए जाते हैं। जब आप ये सेल डीड बना रहे होते हैं तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। ये होती है हमारी सेल डीड और इसी के माध्यम से आप लीगल मालिक बन सकते हैं किसी प्रॉपर्टी का। दोस्तों, अब यहां से आपको सेल डीड तो क्लियर हो ही गई कि आखिरकार होती क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। नाउ, कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा परदादा या वह स्वयं वही व्यक्ति सेल डीड के माध्यम से संपत्ति खरीद लेता है। इसके बाद कोर्ट के अंदर केस डाला जाता है और जब कोर्ट में केस डाला जाता है तब जाकर उसको पता लगता है कि जो उसने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, जो उसने यहां पर स्टैंप ड्यूटी दी, जो कागज रजिस्टर्ड कराए, वो सभी के सभी वहां पर बेकार गए। कारण, क्योंकि सेल डीड तो भले वहां पर की गई है, पर जो सेल डीड करने वाला व्यक्ति था उसको ये अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास प्रॉपर तरीके से उसका मालिकाना हक नहीं था। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपने एक पारिवारिक संपत्ति खरीद ली। अब क्वेश्चन ये आया कि जो संपत्ति आपने खरीदी है, क्या वो बंटवारा होने के बाद उस पारिवारिक सदस्य को मिल चुकी थी, जिसके अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उसने वो आपको प्रॉपर्टी बेची है? अगर ऐसा नहीं है तो अगेन क्वेश्चन आ गया कि भले आपके पास सेल डीड है पर बेचने वाले के पास तो खुद वो संपत्ति नहीं थी। कई बार देखा जाता है
एक व्यक्ति झूठे दस्तावेज बना देता है, बनाई प्रॉपर सेल डीड गई है, करवाई प्रॉपर रजिस्टर्ड गई है, पर जो संपत्ति को बेच रहा होता है वो उसका मालिक ही नहीं होता, या फिर जिसका उतना हिस्सा है, मान लेते हैं किसी के पक्ष में केवल 100 गज है, पर वो ज्यादा पैसों के लालच में 200 गज बेच देता है, जबकि देखा जाए तो उसका अधिकार केवल 100 गज ही बनता था। तो ये कंडीशन यहां पर अक्सर पाई जाती है दोस्तों, जब सेल डीड होने के बावजूद भी आपको वहां पर संपत्ति का मालिक कोर्ट मानने से मना कर देता है ना। ये मैंने कुछ बेसिक कंडीशन आपको बताई। अब हम यहां पर साल 2024 की दो बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस करें। पहले जो हमारी पिछले महीने जजमेंट आई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, और इसके बाद जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट यहां पर आई है इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा केस टाइटल है सावित्रीबाई एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस सावित्रीबाई, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर था 9035 ऑफ 2013 और 29 फरवरी साल 2024 की हमारी ये जजमेंट है। नाउ डिस्प्ले पर पहले आप ध्यान दीजिए, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर ही आपको समझा दूं कि आखिरकार जजमेंट में बोला क्या गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि देखो भाई, अगर एक इंसान रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट करता है पर वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्लेंटिफ है यानी कोर्ट में केस करके ये बोल रहा है मैं सेल डीड से मालिक बन चुका हूं, वो किसी भी प्रकार का अधिकार उस संपत्ति पर नहीं जता सकता, ना ही उसको संपत्ति पर पोजेशन लेने का अधिकार होगा। अब यहां से आपको समझ में आ ही गया कि अगर आप सेल डीड से भी संपत्ति खरीद रहे हैं पर आपने किसी वैलिड इंसान से वो नहीं खरीदी, तो आप वहां पर सेल डीड होने के बावजूद भी खुद को संपत्ति का मालिक नहीं बता सकते। अब इसी के अलावा एक और हमारी लेटेस्ट जजमेंट आई है, ये भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है हमारा कि जाके वटन दयाल माधवन दैट थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस थ्यू रुकनाथ मिथल जनाकी एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा, सिविल अपील नंबर है दोस्तों 8616 ऑफ 2017 और डेट ऑफ जजमेंट है 9 अप्रैल साल 2024। अब इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि इस जजमेंट में आखिरकार बोला क्या गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, सुप्रीम कोर्ट ने यही ऐड किया था कि देखो, अगर एक इंसान किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है और लीगल डॉक्यूमेंट उसने बनाए हैं, प्रॉपर सेल डीड है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो नया ओनर है जिसने सेल डीड से वो प्रॉपर्टी खरीदी है या उसके जो वारिस आगे हैं, सक्सेसर है, वो किसी भी प्रकार का राइट वहां पर नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि जिसने सेल डीड दी है वो ही प्रॉपर राइट नहीं रखता था। इसके अलावा देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, अगर किसी प्रॉपर्टी का राइट, टाइटल और इंटरेस्ट यहां पर ट्रांसफर किया गया है किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, चाहे सेल डीड हो या गिफ्ट डीड हो, कुछ भी, जो यहां पर खुद से किसी भी प्रकार का राइट उस प्रॉपर्टी पर नहीं रखता था, इसके बावजूद उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो व्यक्ति जिसको वो प्रॉपर्टी मिली है या उसके जो आगे बच्चे हैं, सक्सेसर हैं, वो किसी भी प्रकार का उस दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए खुद को संपत्ति का मालिक नहीं बना सकते। अब दोस्तों यहां से आपको क्लियर तो हो गया कि अगर आप सेल डीड से खुद को मालिक मान रहे हैं और कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले एटलीस्ट ये क्लैरिफाई कर लें कि क्या सेल डीड वैलिड है। अगर सेल डीड वैलिड है तो क्या 3 सालों के अंदर उसको चैलेंज तो नहीं किया, वो भी ठीक है। क्या जिसकी एक्चुअल राइट थे उसने 12 सालों तक क्लेम तो नहीं किया, क्योंकि 3 साल 12 साल ये टाइम टू टाइम एक टाइम लिमिटेशन होती है जो वहां पर ध्यान देनी होती है। अगर आपके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी हुई है तो क्या करना है आपको तुरंत सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का इस्तेमाल करना है और रिकवरी सूट उस व्यक्ति के ऊपर डाल देना है जिसने धोखे से आपको ये प्रॉपर्टी बेची। उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, जितना भी पैसा आपने उसको दिया था वो आपको ब्याज समेत वापस मिलेगा। इसके अलावा आप कंपनसेशन की भी मांग करेंगे, जो आपका कोर्ट में वकीलों पर खर्चा हुआ है कोर्ट आपको वो भी वापस दिलवाएगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति पर धोखाधड़ी, फोर्जरी जैसे मुकदमे भी हो जाएंगे। तो ये मैंने आखिरी में आपको समाधान भी बता दिया, जिसके तहत अगर आपके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी हो रही है तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को सेफ भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।